क्लास 6 चैप्टर 11 एस्किमोज। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग हाउस एंड नेम देम। इनको पहचानिए और इनके नाम लिखिए। द एक्सट्रीम नॉर्थन रीजन ऑफ अवर ग्लोब इज कॉल्ड द आर्कटिक रीजन। जो एक्सट्रीम नॉर्थन एरिया है अपना ग्लोब का, वो नॉर्थन रीजन कहलाता है। जैसे कि आपने अपने एसएसटी में ज्योग्राफी में पढ़ा है कि पृथ्वी गोल होती है, वो अपने एक्सिस पर घूमती रहती है, सन के अराउंड घूमती है, ये सब। तो उसमें जब ऐसे गोल है, जो अपना ग्लोब है, ग्लोब जो होता है पृथ्वी का एक मॉडल होता है। हम पूरी पृथ्वी को नहीं देख सकते, तो हम अपने स्टडी पर्पज से ग्लोब को देखते हैं। ग्लोब ऐसे पृथ्वी की तरह से ही होता है। तो उसमें एक नीचे का होता है और एक ऊपर, इस तरह से। जो ऊपर होता है वो नॉर्थ पोल, जो नीचे होता है साउथ पोल। एक्सट्रीम जो होता है ऊपर, जो ऊपर का बिल्कुल लास्ट का हिस्सा है वो नॉर्थ पोल, जो नीचे है वो साउथ पोल। और जो नॉर्थर्न रीजन है वो होता है आर्कटिक रीजन। इन विंटर इट इज़ वेरी कोल्ड देयर। विंटर में यह बहुत ठंड होती है। फॉर मैनी डेज द सन डज नॉट राइज एट ऑल। कई कई दिन तक सनराइज नहीं राइज करता। द लैंड इज कवर्ड विथ थिक शीट ऑफ स्नो। जो ज़मीन है वो मोटी बर्फ़ की चादर से ढकी रहती है। देयर आर नो प्लांट्स एंड ट्रीज। वहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं होते। ओनली इन समर दे आर फ्यू प्लांट्स एंड फ्लावर। केवल गर्मी में कुछ प्लांट होते हैं, छोटे मोटे पौधे होते हैं। एज सुन एज द विंटर कम दे गेट बरीड अंडर द स्नो। जैसे जैसे ठंड आती है वे उस बर्फ़ में दब जाते हैं। द आर्कटिक इज मेनली एन ओशन। जो आर्कटिक है मेनली एक ओशन है, समुद्र है। आर्कटिक ओशन, आपने ये भी पढ़ा है कि कितने महासागर हैं, कितने वो हैं, कॉन्टिनेंट है। तो आर्कटिक एक समुद्र है। द आर्कटिक लैंड्स इंक्लूड नॉर्थन पार्ट्स ऑफ कनाडा। आर्कटिक लैंड में जो एरिया है समुद्र के, जो आसपास जो लैंड है, उसमें आते हैं नॉर्थन पार्ट ऑफ कनाडा। कनाडा के नॉर्थन पार्ट, ग्रीनलैंड, अलास्का एंड साइबेरिया। तो इनमें भी, इन देशों में भी बहुत ठंड होती है। द नेटिव ऑफ दीज कोल्ड लैंड्स आर कॉल्ड एस्किमोज। इनके जो लोग होते हैं इन एरियाज के, उनको एस्किमोज कहा जाता है। दे हैव बीन लिविंग देयर फॉर सेंचुरीज। वे वहाँ पर सदियों से, शताब्दियों से वहाँ पर रह रहे हैं। एस्किमोज आर हार्ड पीपल। दे हैव ए शॉर्ट थिक बॉडी विथ शॉर्ट आर्म्स एंड लेग्स। वे मजबूत लोग होते हैं, उनकी छोटी बॉडी होती है, लंबाई कम होती है, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर होते हैं, शॉर्ट होते हैं मतलब थोड़ा। दे हैव ए वाइड फ्लैट फेस। चौड़ा फ्लैट फेस होता है। दे आइज आर स्लैंटिंग। उनकी आँख स्लैंटिंग होती हैं, जैसा हम लोगों की आँख थोड़ा सा अंदर होती है, ऐसे पूरी प्रॉपर शेप होती है, उनकी स्लैंट होती है। एस्किमो लिव इन स्नो हाउसेज। वे बर्फ़ के बने हुए घरों में रहते हैं। दीज स्नो हाउसेज आर कॉल्ड इग्लूज। ये जो बर्फ़ के घर होते हैं इनको इग्लू कहा जाता है। एस्किमो कैन बिल्ड एन इग्लू क्वाइट क्विकली। उनको इतना अच्छे से आता है उनको बनाना कि वो क्विकली एक इग्लू बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे कट आउट ए ट्रेंच इन स्नो। पहले तो क्या करते हैं, वो एक जैसे काटते हैं। हम जो मकान बनाएंगे तो हम ज़मीन खोदेंगे, उसमें नींव लगाएंगे, मतलब नींव खुदाई करते हैं। तो ये भी पहले उस जगह को ऐसे ट्रेंच करेंगे, उसकी थोड़ी सी खुदाई करेंगे। इट इज़ अबाउट 150 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि 150 सेंटीमीटर लंबी होगी जो करेंगे। 46 सेंटीमीटर वाइड, 46 चौड़ी एंड 30 सेंटीमीटर थिक, और इतनी उसकी मोटाई होगी। उससे क्या होगा, दीज आर शेप्ड सो दैट दे लीन इनवर्ड व्हेन सेट ऑन एज। तो इससे क्या होगा, जब इससे फ़ायदा क्या होगा उनको ऐसा करने से, जिससे वे अंदर इनवर्ड लीन झुक कर अंदर जा सकें। जब वे एज पर बैठेंगे तो वे ऐसे अंदर चले जाएंगे, क्योंकि इसका ऐसे देखो, फोटो में देखिए ऐसे छोटा सा बना हुआ है। अब इसके अंदर बिल्कुल लेट के तो जाएंगे नहीं, तो वो आगे इस तरह से खुदाई करते हैं कि वो बैठ के अंदर थोड़ा सा लीन होकर झुक कर अंदर चले जाए। कुछ ये छोटे होते हैं। द स्नो ब्लॉक आर सेट टू फॉर्म ए सर्कल अबाउट 3.5 मीटर एक्रोस। जो स्नो ब्लॉक्स हैं, बर्फ़ के जो ब्लॉक्स हैं, वो उनसे एक सर्कल बनाया जाता है ऐसे 3-5 मीटर एक्रोस। रोज ऑफ स्नो ब्लॉक, फिर उनकी रोज लाइन लगाई जाती है। आर लेड वन अबव द अदर टू फॉर्म ए डोम। डोम वर्ड है ये, एक के ऊपर एक इस तरह से लगाया जाता है कि डोम सा बन जाए। जैसे हम लोग ईंट लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। मिस्त्री को देखा होगा आपने, कभी ऐसे लगाया, कभी ऐसे। एक उनकी कलाकारी होती है, ऐसे इनकी भी कलाकारी होती है। वो जो स्नो ब्लॉक्स हैं उनको अराउंड लगाते हैं एक के ऊपर एक इस तरह से, ताकि डोम की शेप हो जाए। ए स्मॉल ब्रीथिंग होल, एक स्मॉल ब्रीथिंग होल छोड़ा जाता है एट द टॉप ऑफ द इग्लू, इग्लू के टॉप पर। इन दिस वे इग्लू कैन बी बिल्ट इन ए कपल ऑफ आवर्स। इस प्रकार ये कुछ ही घंटों में बन जाता है। एन इग्लू हैज़ ओनली वन डोर विच इज़ क्वाइट लो। एक ही डोर होता है जो कि क्वाइट लो होता है, छोटा होता है। इट इज़ वार्म इनसाइड, अंदर से गर्म रहता है,
द फ्लोर इज कवर्ड विद एनिमल स्किन, जो फर्श है वो एनिमल स्किन से ढका जाता है। सम इग्लूज आर जॉइंड बाय टनल, कुछ इग्लू को टनल से जोड़ दिया जाता है। दे आर हेल्पफुल इन विंटर, वो विंटर में हेल्पफुल होते हैं। एस्किमो हैव नॉट टू गो आउट इफ दे वांट टू विजिट फ्रेंड्स, यदि उन्हें अपने किसी के पास जाना है, मतलब अंदर ही अंदर ऐसे सुरंग सी खोद ली जाती है और उन्हें किसी के पास जाना है तो अंदर से ही चले जाते हैं, उनको बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती। दे कैन गो फ्रॉम इग्लू टू इग्लू थ्रू द टनल्स, इस टनल के द्वारा एक इग्लू से दूसरे इग्लू में ऐसे पहुंच जाते हैं। द लाइफ ऑफ एस्किमो इज़ वेरी हार्ड, दे हैव नो परमानेंट होम, उनकी लाइफ बहुत कठिन होती है, उनका कोई परमानेंट घर नहीं होता। दे हैव टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वे फूड की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। दे कैन गेट देयर फूड ओनली बाय हंटिंग एंड फिशिंग, उनका जो खाना मिलता है वो हंटिंग और फिशिंग से ही मिलता है। नो फूड क्रॉप कैन बी ग्रोन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो एस्किमो हैव टू लिव सो फिश एंड मीट ओनली, कोई भी फसल संसार के इस भाग में नहीं उगाई जा सकती, तो इसलिए उनको अपना जो जीवन है वो मीट पर और मछलियों पर ही चलाना पड़ता है। डू यू नो हाउ एस्किमो कैच फिश, वो फिश कैसे पकड़ते हैं? दे डोंट डू इट एज इफ यू डू इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वे उनका मछली पकड़ने का तरीका जैसे कि हम संसार के अन्य भागों में पकड़ते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। दे डोंट यूज एनी नेट ऑफ फिशिंग लाइन्स, वे कोई नेट यूज नहीं करते। दे मेक डीप होल्स इन द स्नो, बर्फ में डीप होल बना लेते हैं, ऐसे मतलब उसको खोद खोद के। देर इज वाटर अंडर द स्नो, और बर्फ के नीचे तो पानी है क्योंकि जो आर्कटिक रीजन है ये एक समुद्री है, उसके ऊपर बर्फ ठंड होने के कारण जमी रहती है, उसको खोद देते हैं तो आ जाता है पानी। मैनी बिग फिश लिव इन, उसमें बहुत सारी मछलियाँ होती हैं। एज सुन एज फिश कम्स अप द होल, जब वो पानी दिख जाता है तो उसमें होल में मछलियाँ आ जाती हैं। दे किल इट विद देयर हार्पून्स, तो वो उसको मछली को मार देते हैं अपने हार्पून से। हार्पून इज स्पेयर यूज टू कैचिंग वेल्स एंड लार्ज फिश, हार्पून एक हथियार है जो बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए और मारने के लिए यूज़ किया जाता है। इट कैन बी थ्रोन बाय हैंड और फायर्ड फ्रॉम ए गन, इसको हाथ से ऐसे फेंक के ही मार सकते हैं और गन से फायर भी किया जा सकता है। एस्किमो फिश इन लेक्स रिवर सीज फॉर सैल्मन एंड ट्राउट, जो उनकी जो फिश है लेक रिवर सीज और सैल्मन इन सब में मिल जाती हैं उन्हें। इनके अलावा इनमें तो फिश को शिकार करते हैं, उसके अलावा दे हंट हेयर, सील्स, वॉलरसिस एंड पोलर बियर्स, इनका भी शिकार करते हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए, मतलब अपने खाने के लिए, उनके पास और कोई जरिया नहीं है पेट भरने का। एस्किमो यूज अप ऑल द पार्ट्स ऑफ द एनिमल दे हंट, वे उनका जो भी जिस एनिमल को शिकार करते हैं उसके हर पार्ट को खाते हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं करते। दे ईट द मीट एंड यूज द स्किन ऑफ टू मेक क्लॉथ, मीट खाते हैं और स्किन का कपड़े बनाने में यूज़ करते हैं, टेंट बोट्स बनाने में यूज़ करते हैं, और जो दे यूज़ द फैट टू मेक ऑयल, फैट का ऑयल बनाने में यूज़ करते हैं। बोन्स आर यूज टू मेक टूल्स एंड बोट्स, जो बोन्स हैं उनके टूल्स बनाए जाते हैं, बोट बनाते हैं। इवन द ब्लड इज यूज टू मेक ए काइंड ऑफ सूप, और जिनका जो ब्लड होता है उससे भी एक प्रकार का सूप बना लेते हैं। बट द एस्किमो ऑफ टुडे हैव चेंज्ड ए लॉट, आजकल के जो एस्किमो हैं वो काफ़ी चेंज हो गए हैं। नाउ दे ईट रॉ मीट, अब वे कच्चा मांस खाते हैं। नाउ दे डोंट ईट, अब वे कच्चा मांस नहीं खाते। दे हैव लर्न द आर्ट ऑफ कुकिंग, उन्होंने भी खाना पकाना सीख लिया है। दे गेट टिन वेजिटेबल एंड मिल्क फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वे कुछ टिन मतलब बहुत कम मात्रा में कुछ वेजिटेबल और मिल्क संसार के देश के मतलब अपने एरिया के संसार के अन्य भागों से प्राप्त करते हैं। इंस्टेड ऑफ इग्लू दे लिव इन वुडन हाउसेज, इग्लू के बजाय वे लकड़ी के घरों में रहने लगे हैं। इंस्टेड ऑफ हार्पून दे यूज गन्स टू हंट सील, हार्पून्स के बजाय जिसको ऐसे मारना होता था वे गन यूज़ करने लगे हैं। वंस डॉग पुल देयर स्लेजेस, पहले कुत्ते उनकी स्लेज को खींचते थे, जो गाड़ी होती है बर्फ़ पर चलने वाली। दे नो लॉन्गर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अब वे इधर उधर नहीं घूमते। दे लिव एंड वर्क इन टाउन, वे फिक्स होकर रहते हैं और शहर में नगरों में कार्य भी करते हैं। दे सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, अब वे बच्चों को स्कूल भी भेजते हैं। दे आर नो लॉन्गर अनएजुकेटेड, अब वे अनएजुकेटेड भी नहीं है, मतलब उन्होंने सेटल लाइफ जीनी शुरू कर दी है। वर्ड मीनिंग है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, फिल इन द ब्लैंक, थिंक एंड आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय आर्कटिक, आर्कटिक से आपका क्या तात्पर्य है? हाउ कैन यू से दैट एस्किमो आर हार्ड पीपल, आप कैसे कह सकते हैं कि एस्किमो हार्ड पीपल हैं? हाउ वॉज द लाइफ ऑफ एस्किमो चेंज इन मॉडर्न टाइम, हाउ हैज़ द,
मॉडर्न ज़माने में इनकी लाइफ कैसे चेंज हुई है, क्या क्या चेंजेस आए हैं उसमें। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हार्पून फॉर एन एस्किमो, एस्किमो के लिए हार्पून का क्या यूज़ है। हाउ डू एस्किमो गेट देयर फूड, वो अपना फूड कैसे प्राप्त करते हैं। इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू एस्किमो लिव, एस्किमो किस तरह के घरों में रहते हैं। वेयर डू द एस्किमो लिव, एस्किमो कहाँ रहते हैं। हु आर एस्किमोज, एस्किमोज कौन है। चूज एंड राइट द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनके एंटोनियम्स लिखने हैं। परमानेंट का टेम्परेरी, इनवर्ड, आउटवर्ड, तो ये इनके एंटोनियम्स लिखने हैं। द लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर, ये जो वर्ड्स ऑफ लेटर का ग्रुप्स है, शब्द लेटर्स का ऐसा ग्रुप जिसका कोई क्लियर मीनिंग निकलता हो वो वर्ड कहलाता है। तो ये लेटर का ग्रुप है बट इनका कोई मीनिंग नहीं है, इनको सही लिख के आपको इनको प्रॉपर वर्ड बनाना है। जैसे पहला लग रहा है मुझे ग्रीनलैंड, दूसरा साइबेरिया, इस तरह से। इफ ए वर्ड हैज़ मोर देन वन सिलेबल वी गिव स्ट्रेस टू वन ऑफ द सिलेबल्स, यदि किसी शब्द में एक से ज़्यादा सिलेबल होते हैं तो हम उन पर स्ट्रेस देते हैं। टू गिव स्ट्रेस टू ए सिलेबल मीन टू से इट लाउडर और लॉन्गर और बोथ, किसी एक सिलेबल पर स्ट्रेस देने का मतलब यह है कि इसको जोर से कहना। सिलेबल क्या होता है, किसी वर्ड को बोलते समय जो हमारी साउंड उठती है, जैसे फेमस, फेमस, तो फे, इस तरह से। डिफरेंट वर्ड्स हैव डिफरेंट स्ट्रेस पैटर्न, डिफरेंट वर्ड का डिफरेंट स्ट्रेस पैटर्न होता है। दे आर सम जनरल रूल्स फॉर गिविंग स्ट्रेस, कुछ जनरल रूल्स हैं स्ट्रेस देने के। दीज रूल्स हैव एक्सेप्शन टू, इनके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे मैनी टू सिलेबल्ड वर्ड हैव देयर ओरिजिन इन वन सिलेबल वर्ड, कई टू सिलेबल वर्ड जो होते हैं वो उनका ओरिजिन वन सिलेबल वर्ड से हुआ है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड फ्रेंडली comes from the word friend, so the stress is on the syllable friend. friend में कोई syllable नहीं है, friendly तो friend के बाद आ रहा है syllable. the word because comes from the word cause, so the stress is given on the syllable cause. now say these words with proper stress से इनको बोलिए thing, nothing, इस तरह से। famous, subject, verb and object. Let's read the following table. Subject, Ali and Joy broke the glass. Ali and Joy क्या है, subject, जो कि doer है। verb क्या है, broke, तोड़ना, किसको तोड़ा उन्होंने, ग्लास को। जो doer है उसने जो वर्क किया है उसका इफेक्ट जिस पर पड़ा है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस का पैटर्न होता है। एस्किमोस कैच द फिश, दे हैव ए हार्पून। In each sentence in the table, the subject is doing same thing. Subject, the verb tells us what the action is. Verb बता रहा है और कि क्या एक्शन हो रहा है। The object और all direct object, सभी ऑब्जेक्ट हैं, सभी वर्ब में ऑब्जेक्ट भी हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। They directly receive the action performed by the subject, जो डायरेक्टली एक्शन को रिसीव कर रहे हैं जो सब्जेक्ट ने परफॉर्म किया है। In your notebook, make a table and write it द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो। एक अपनी उसमें कॉपी में टेबल बनाइए जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को लिखिए। यू मे लीव आउट द वर्ड विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, उन शब्दों को छोड़ सकते हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द एस्किमो मेड डीप होल्स इन द स्नो। द एस्किमो मेड मतलब इस तरह से इन सेंटेंस को, जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं उनको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जैसे ऊपर लिस्ट बनी हुई है ऐसे ही आप टेबल लिस्ट इस तरह से बनाएंगे। रिया एंड जॉली, सब्जेक्ट, सॉक्ड, वर्ब, द क्लॉथ इन बकेट ऑफ वाटर, ये सब आ गया उसमें ऑब्जेक्ट में। द चिल्ड्रन, सब्जेक्ट, फाउंड, वर्ब, ए सिल्वर कॉइन, ऑब्जेक्ट। ए वर्ब विद एन एडवर्ब और प्रीपोजिशन इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। एक वर्ब जिससे कि कोई एक्शन हो रहा हो, कोई वर्ब हो जिसमें कोई काम का करना या होना पाया जाता है, उसके साथ कोई प्रीपोजिशन भी लगी हुई है या एडवर्ब भी लगा हुआ है, तो वो फ्रेजल वर्ब कहलाती है। फ्रेज क्या होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा शब्द हों, एक या दो या तीन, इस तरह से ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट डज नॉट हैव एनी सेंस। शब्दों का तो समूह होता है लेकिन मीनिंग क्लियर नहीं होता, वो होते हैं फ्रेज। अब बात चल रही है फ्रेजल वर्ब की। फ्रेजल वर्ब में वर्ब भी होनी चाहिए और उसके साथ एडवर्ब या प्रीपोजिशन हो। जैसे लुक वर्ब हो गया, अप टू प्रीपोजिशन हो गया।
लुक, वर्क, आउट, इस तरह से। रीड द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब, लुक अप टू, लुक आउट, लुक अप, ये सब है। मेक सेंटेंस यूजिंग द अबव फ्रेजल वर्ब, इनको मैच करके सेंटेंस बनाने आगे से, दूसरे वाले कॉलम में से भी वर्ड्स लेकर। कॉज एंड इफेक्ट, ए कॉज इज ए रीजन दैट मेक समथिंग हैपन। कॉज होता है कारण, किसी चीज का कारण वो है कि भी कुछ क्यों हुआ। एंड इफेक्ट इज व्हाट हैपन एज ए रिजल्ट ऑफ कॉज, और इफेक्ट वो है जो उस कारण का प्रभाव है। एन अफेक्ट कैन आल्सो बिकम ए कॉज ऑफ सम अदर इफेक्ट, और जो इफेक्ट है वो किसी अन्य इफेक्ट का कारण भी बन सकता है। shown below is a cause and effect chart. This is in the form of fishbone chart. Vivan will pass with flying colors because he study hard in very organized. Vivan study hard. Vivan study hard, एक cause तो हुआ ये, कोई काम हुआ। Vivan is very organized, दूसरा काम हुआ ये, और इनका इफेक्ट क्या हुआ? Will pass with making good flying colors, तो वो अच्छे नंबरों से पास हुआ। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।